दोस्तों सोचिए एक ऐसे ट्रेड रूट के बारे में जो चाइना को आसानी से बाईपास कर सकेगा, जो सुएज कैनाल का प्रेशर कम कर पाएगा, जो इंडिया को यूरोप के और नजदीक ला पाएगा और मिडल ईस्ट को जो आज के टाइम में सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के जैसे नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया का एक नया ग्लोबल ट्रेड हब बना देगा। अब सोचिए, अगर दुनिया का अगला नेक्स्ट ट्रेड रूट बनाने की बात हो और अगर वो रास्ते से गुजर रहा होगा वो ट्रेड रूट, या वो रेलवेज के माध्यम से गुजर रहा होगा ट्रेड रूट, या पोर्ट्स के माध्यम से, या डेटा केबल्स के माध्यम से, तो ये जो ट्रेड रूट है उसके वजह से पावर शिफ्ट कहां पर होगी? क्या वो चाइना में पावर शिफ्ट होगी, या सुएज कैनाल में पावर शिफ्ट होगी, या फिर वो इंडिया के अंदर पावर शिफ्ट होगी? अब इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी बताए क्या है कि हमें लगता है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक मूवी जैसा है, लेकिन असल मायने में ये एक्चुअली आज के टाइम में पूरे टेबल के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और इसका नाम आप लोग सुन के शॉक हो जाओगे। इसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज दुनिया का जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है ना, वो कुछ फिक्स्ड चोक पॉइंट्स पर टिका हुआ है, जैसे कि सुएज कैनाल हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, बवल मंदेप हो गया, रेड सी के रूट्स हो गए। मतलब एक जगह अगर टेंशन बढ़ा, शिप्स डिले हो गए, एक चोक पॉइंट ब्लॉक हुआ, फ्रेट कॉस्ट ऊपर चले गए, एक एनर्जी रूट डिसरप्ट हुआ तो इन्फ्लेशन नीचे से ऊपर आने लगा। और इसीलिए दुनिया अब एक नए ट्रेड रूट ढूंढ रही है। उसी टाइम पीरियड पे आईमैक का ये जो कोर आइडिया जो है ना, ये नजर में आता है। अब इसका आइडिया सिंपल है। इंडिया से कार्गो जाएगा, वो पानी के माध्यम से गल्फ तक जाएगा, वहां से वो रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क से मिडल ईस्ट क्रॉस करके आगे जाएगा और यूरोप उसका डेस्टिनेशन है। ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो आईमैक को G20 2023 के समिट में इंडिया ने प्रपोज किया था। और इसके अंदर कई सारे देश, इंडिया, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन जैसे एंटिटीज जो है ना वो शामिल थे। अब सवाल इसमें यह है कि क्या ये जो ट्रेड कॉरिडोर है, क्या सिर्फ ये एक ट्रेड रूट है, या एक्चुअल में ये पावर शिफ्ट करने का एक नया गेम प्ले है? नॉर्मली जो है ना, लोगों को ये लगेगा कि ये जो पूरा कॉरिडोर है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड कहा जाता है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में चेसबोर्ड का मतलब क्या होता है पता है? कि कौन किससे कनेक्ट होता है, किस कंट्री का ट्रांजिट वैल्यू बढ़ता है उस कॉरिडोर से, कौन स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट को बाईपास कर सकता है, और किस रीजन का बार्गेनिंग पावर इसके वजह से इंक्रीज होता है। आईमैक का असल जादू बताऊं आपको, कि ये ट्रेड स्पीड से ज्यादा ना स्ट्रैटेजिक रीराउटिंग में यकीन रखता है। अगर इंडिया से यूरोप का मूवमेंट ज्यादा जल्दी, सेफ और ज्यादा डाइवर्सिफाइड रूट पे शिफ्ट होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सुएज कैनाल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, रेड सी के ऊपर जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, सप्लाई चेन का रेजिलियंस बढ़ जाएगा, गल्फ स्टेट्स की कनेक्टिविटी पावर ज्यादा हो जाएगी, इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और यही इस प्रोजेक्ट को सिर्फ लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स नहीं बनाता, ये प्रोजेक्ट को जियोपॉलिटिकल रीडिजाइन के तहत कंसिडर करता है। अब जून 2026 में एक रिपोर्ट किया गया था कि ईरान वॉर जब बंद हुआ, ईरान वॉर के बाद यूरोप अपनी एनर्जी रूट्स को जब डाइवर्सिफाई कर रहा था, उस टाइम पे वो आईमैक को एज अ अल्टरनेटिव के रूप में बहुत सीरियसली देख रहा था। और अब सवाल यही है कि आईमैक अभी क्यों इतना रेलेवेंट लग रहा है? क्योंकि दुनिया ने रीसेंट ईयर्स में एक बहुत ही पेनफुल लेसन सीखा है कि ग्लोबल ट्रेड तब तक स्मूथ है जब तक ये चोक पॉइंट स्टेबल है। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर जब टेंशन बढ़ी, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो गई, फ्रेट रेट्स ऊपर आ गए, डिलीवरी डिले हो गई, एनर्जी मार्केट्स नर्वस हो गए, और फिर सडनली आप देखोगे कि यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, या गल्फ हो गया, सबको लगा कि भाई अब तो हमें ढूंढना पड़ेगा ही अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, वरना तो दिक्कत हो जाएगी हमें। और यहीं पर असल मायने में ट्विस्ट आता है।
कि प्रोजेक्ट तो पहले बताया गया था लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ, लेकिन अब जब ईरान वॉर के बाद इसके ऊपर और ध्यान देने लग गया तो ये प्रोजेक्ट का आइडिया पावरफुल हो गया। लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन अभी भी फ्रेजाइल था। तो जून 2026 में एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बैकग्राउंडर में हमें ये चीज पता चला कि भाई फंडिंग और कमिटमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। और यही जो फ्रेजिलिटी है ना इस कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अब आईमैक को आप सिर्फ एक ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल से मत देखो, इसका असली मैकेनिज्म समझो। क्योंकि आईमैक का मतलब सिर्फ सामान को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाना नहीं होता। आईमैक का असल मतलब क्या है ये समझना, कि जो पोर्ट्स है ना ये पावर सेंटर्स बनेंगे, इंडिया के पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा वेस्ट से। रेलवेज जो यहां से आगे सामान लेके जाएंगे ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं होंगे, ये एक जियोपॉलिटिकल टूल रहेंगे जो जियोपॉलिटिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और यही जब कॉरिडोर्स बनेंगे तो एनर्जी का जो कॉरिडोर भी बहुत आसानी से होगा, जिसमें ना सिर्फ तेल बल्कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, अंडर सी केबल्स यहाँ पे आसानी से फ्लो हो सकते हैं। और फ्यूचरिस्टिक लेवल पे शायद यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इस लेवल तक बढ़ा दी जाए कि ये बहुत अच्छा कॉरिडोर बन जाएगा। मतलब एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ कंटेनर्स को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा बल्कि फ्यूचर में वो बहुत अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्टेड रहेगा। अब ऑफिशियली आईमैक के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही सब चीजों की बात होती है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक लेवल पे वहां पे और ज्यादा स्कोप देखने की बात हो रही है। और यहीं से इसका जियोपॉलिटिकल गेम जो है ना वो शुरू होता है, क्योंकि जो कंट्री ट्रेड रूट कंट्रोल करती है ना वो सिर्फ इसका कॉमर्स नहीं कंट्रोल करती, वो यहां पर इसका लेवरेज भी कंट्रोल करती है। जैसे चाइना ने ईरान के ऊपर अगर उसका इंफ्लुएंस था तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल किया था, वैसे ही इस ट्रेड रूट पे जो रहेगा वो इसको कंट्रोल करेगा। अब देखिए आईमैक का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है ना वो कहां पर पड़ेगा? इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया एक एक्सपोर्टर इकोनॉमी बनेगा और यूरोप से कनेक्ट होगा। गल्फ जीतेगा, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल स्टेट्स नहीं रहेंगे, वो लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांजिट रूट्स भी बना सकते हैं। यूरोप जीतेगा, क्योंकि यूरोप जो है ना वो चाइना को अनस्टेबल मैरीटाइम रूट्स पर डिपेंडेंस कम करने को मजबूर करेगा। यूएस जीतेगा, क्योंकि यूएस चाइना को स्ट्रेटेजिकली कमजोर करेगा, क्योंकि चाइना का ये एक अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर विनर के साथ एक पावरफुल अपोनेंट भी होता है। अब चाइना यहां पे अपना स्ट्रेटेजिक मोनोपोली लूज तो करेगा। अगर इंडिया यूरोप ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट कॉरिडोर डेवलप होता है तो चाइना अपना जो पावर है ना उसका वीकन हो जाएगा। सुएज कैनाल और जो पुराने चोक पॉइंट जो है ना वो अपना पावर खो देंगे जब अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। और कंट्रीज जो इस रूट के बाहर हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होगा, जैसे ईरान, टर्की, ये लोगों को अब इनसिक्योरिटी फील होने लगा है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर रूट के पार्ट नहीं है। जो एडवांटेज उनको पहले मिलती थी अब वो उनको नहीं मिलेगी। और यही जियोपॉलिटिक्स का हिडन रूल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब इसमें वो इन कंट्रीज को पावर दे रहा है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंडिया के लिए आईमैक जो है ना सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं होता है, वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को एज अ कनेक्टर इकोनॉमी बनाने की अपॉर्चुनिटी है, मतलब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं। अब इंडिया यूरोप और ईस्ट एशिया के बीच में कनेक्टर रहेगा। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से फिर डेवलप होने की बात करेंगे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और इंडिया का जो रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होगा। इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जब इंडिया इस इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है, इनके साथ पार्टनर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे इंडिया का स्ट्रेटेजिक राइवल जो चाइना है उसका पावर कहीं ना कहीं कम होगा एंड इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली वो राइज करेगा। लेकिन यहां एक दिक्कत भी समझनी पड़ेगी,
कि इंडिया को सिर्फ कॉरिडोर के अनाउंसमेंट से ही सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस के लिए इंडिया को अपने लेवल पे भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे पोर्ट्स के अंदर, कस्टम्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, रेल बनाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक्स लेवल पे काम करना पड़ेगा, डिजिटाइजेशन बनाने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे अग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ना, सिर्फ पेपर पेपर पे ही अगर रखना है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर इसे इंप्लीमेंट करना है तो ग्राउंड लेवल पर इसे काम करना पड़ेगा। और वहीं पर सबसे बड़ी चैलेंज आती है, और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा टेस्ट भी है कि क्या इंडिया सही में इस पूरे कॉरिडोर का एक बेनिफिशियरी बनेगा, या इंडिया इसका एक को आर्किटेक्ट भी रहेगा जिससे इंडिया इसमें पावर शेयर कर सके। अब 2023 का अगर आप दुनिया देखो, 2030 का अगर आप दुनिया देखोगे, तो एक कंटेनर इंडिया के वेस्ट कोस्ट से जब निकलेगा, वो यूएई में अनलोड होगा, सऊदी अरेबिया के थ्रू, रेल के थ्रू जाएगा, मेडिटेरेनियन तक पहुंचेगा, और मेडिटेरेनियन तक जैसे ही पहुंच गया, वो वहां से शिप के माध्यम से यूरोपियन पोर्ट्स पे जाएगा। अब आपको लगता है अगर आपको अब लगेगा कि ये सिर्फ शिपिंग है, तो नहीं, ये पहले इधर से जाता था, हॉर्मोज एंड ऑल दैट, लेकिन अब इसने पूरा ही अलग कर दिया है। तो ये ट्रेड रूट जब बदल रहा है ना, तो इसके साथ साथ पावर शिफ्ट भी हो रहा है, और जो भी कंट्रीज इसके साथ होंगी वो इस पावर शिफ्ट में सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। तो अगर आईमैक सक्सेसफुल हुआ, तो इसके वजह से इंडिया तो पावरफुल बनेगा ही बनेगा, चाइना कमजोर होगा, लेकिन इंडिया के साथ साथ जो उसके स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं वो भी पावरफुल होंगे, जिसकी वजह से इंडिया को एक नया स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी, स्ट्रैटेजिक एक्सपोर्ट एडवांटेज, डिप्लोमेटिक लेवरेज, ये सब मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए फंडिंग और पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो होना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा रूट है जो इस पूरे विश्व का जो चोक पॉइंट्स है उसको बाईपास कर सकता है, एंड जो इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज दे सकता है। तो यही है वो कॉरिडोर जो इस पूरे दुनिया के ग्लोबल रूट को बदलने की ताकत रखता है। तो इस सेशन के साथ बस इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद आप सभी का, एंड जय हिंद।